हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हालचाल बढ़िया होना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पर सीए इंटर के लिए सेकंड यहाँ पर क्लास लेकर आ रहा हूँ। इसका पार्ट नंबर 1 मैंने कल अपलोड किया था। आई होप आपने पार्ट नंबर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। पार्ट नंबर 1 के लास्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैंने कहा था पार्ट नंबर 2 में वो मैं सारी क्लास कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के पार्ट नंबर 2 में हमें दो बातें डिस्कस करनी है। एक तो पार्ट नंबर 1 के जितने भी हमारे टॉपिक बचे थे पहले हम वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जिनके भी एग्जाम सर बहुत सारे सीए वाले बच्चों के ना मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया था कि सर हमारे एग्जाम मान लो नवंबर 18 में थे और अगर हमारे एग्जाम मई 19 में है या नवंबर 19 में है तो हमारे एग्जाम में टैक्सेशन में कितनी अमेंडमेंट्स हमें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, वो सारी बातें भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। इट मीन्स मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पार्ट नंबर 1 में ये तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके एग्जाम में मई 19 में है या नवंबर 19 में तो कौन सा फाइनेंस एक्ट आपको पढ़ना है, वो सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। बट जिनके एग्जाम नवंबर 18 में थे तो नवंबर 18 से मई 19 तक क्या दोनों का फाइनेंस एक्ट सेम रहेगा, और अगर फाइनेंस एक्ट सेम नहीं होगा तो कितनी अमेंडमेंट्स उन्हें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, और वो अमेंडमेंट्स वो सारे मेरे सीए के बच्चे कैसे कवर करेंगे, वो सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं पार्ट नंबर 1, सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट नंबर 1 पहले कंप्लीट नहीं किया, पहले आप पार्ट नंबर 1 पूरा कंप्लीट करोगे, उसके बाद पार्ट नंबर 2 समझ में आएगा। क्योंकि अगर पार्ट नंबर 2 आपने डायरेक्टली देखना स्टार्ट कर दिया ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मुझे यहाँ पर गालियां निकालनी स्टार्ट कर दोगे आप। ठीक है, तो पहले आप पार्ट नंबर 1 पूरा कंप्लीट करना। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद फिर आप पार्ट नंबर 2 चेक करोगे, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, स्टार्ट कर सकते हैं, पक्का पक्का? यस सर। इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं पार्ट नंबर 1 की बात करता हूं तो पार्ट नंबर 1 में जो हमने कल अपनी क्लास कंप्लीट की थी ना, वहां पर मैंने कहा था कि टैक्स का मतलब क्या, वो सारी बातें आपको समझा दी थी। बट यहां पर मैंने आपको स्टार्ट करना था कि जो भी आपके टैक्सेशन होंगे ना, आपके सीए इंटर में जो टैक्स होगा वो दो तरह का होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अच्छा, अगर मैं बात कहता हूं कि आपके सीए इंटर में टैक्स दो तरह का है, एक तो आपका है डायरेक्ट और दूसरा आपको मैंने कहा था इनडायरेक्ट टैक्स। एक बात सोच के बताओ, अगर मैं कहता हूं कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, तो मैंने कल भी कहा था कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि ऐसा कोई टैक्स जिस पर्सन पर लेवी होगा, अगर बर्डन भी सेम पर्सन पर आएगा ना, फिर वो डायरेक्ट टैक्स होगा। इट मींस मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मेरी सीए फैमिली का कोई बच्चा अगर ये बात बोलता है ना कि भैया अगर मान लो पेमेंट करने वाला वही पर्सन होगा, वो डायरेक्ट टैक्स होगा, एज पर अगर मैं एक्ट बात करता हूं तो वो डेफिनेशन गलत है। इट मींस मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि सही डेफिनेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कोई टैक्स है, अगर मिस्टर एक्स पर लगा और मिस्टर एक्स की जेब पर ही बर्डन आया ना, फिर वो डायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा, लेवी इस पर्सन पर होगा, अगर बर्डन किसी और पर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। एक बार इधर देखो ध्यान से। सबसे पहले यहां पर मैं समझाने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि इनडायरेक्ट टैक्स, तो फटाफट से बताओ इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने क्या बताया है कि ऐसा कोई टैक्स जिस पर्सन पर लेवी होगा, अगर बर्डन किसी और पर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार यहां पर चेक करो, देखो जी, इनडायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स विच इज लेविड ऑन ए पर्सन एंड द बर्डन ऑफ सेम फॉल्स ऑन सम अदर पर्सन लाइक कस्टमर। इट मींस मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, एक बात मैंने सोच के बताना। अब जो मेरे यहां पर सीए की फैमिली के जो मेरे मेंबर बैठे हैं, सोच के बताना सर, आप में से बहुत सारे बच्चे हल्दीराम गए होंगे, डोमिनोज गए होंगे, मैकडी, पिज्जा हट, हम डेली बेस पर जाते हैं। अब जब भी हम हल्दीराम, डोमिनोज, पिज्जा हट कहीं पर भी जाएंगे ना, उनके बिल में जीएसटी लगा होगा, और कौन सा लगा होगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा होगा। अब सोच के बताना, गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर कोई पर्सन गुड्स की सप्लाई करेगा या सर्विस की सप्लाई करेगा ना, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। हल्दीराम वाले ने क्या किया, आपके सामने हल्दीराम वाले ने क्या सप्लाई की, सर्विस की सप्लाई की या मान लो गुड्स की सप्लाई की, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, हल्दीराम हम तेरे ऊपर जीएसटी लगाएंगे। अब हल्दीराम ने क्या किया, उसके ऊपर जीएसटी लगा तो है, बट हल्दीराम ने क्या किया, कस्टमर की जेब में हाथ डाला, वहां से पैसे निकाले, फिर गवर्नमेंट को पे किया, मतलब लगा किसी और पर, बर्डन किसी और पर, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि जीएसटी जो है सर, वो जीएसटी आपके इनडायरेक्ट टैक्स का पोर्शन है, वो डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन नहीं है। तो एक बात चेक करो, देखो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि अगर मान लो यहां पर एक लेडीज है, वो हल्दीराम में गई, तो हल्दीराम ने क्या किया, उसको यहां पर बिल दिया, और यहां पर हल्दीराम वाले ने क्या किया होगा, यहां पर कस्टमर की जेब में हाथ डाला, वहां से पैसे निकाले, और पैसे निकालकर फिर किसको पे कर दिया, गवर्नमेंट को, तो उसमें क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात सोच के बताना सर, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किस पर लगता है, सोच के बताओ। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर लगेगा, इनकम पर लगेगा, प्रॉफिट पर लगेगा, गुड्स पर लगेगा, सर्विस पर लगेगा। सर इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा ना, वो गुड्स और सर्विस पर लगेगा, इनकम और प्रॉफिट पर नहीं लगेगा। एक बात चेक करो, देखो जी, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं
तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो किस पर लगेगा, गुड्स और सर्विस पर एप्लीकेबल होगा, इनकम और प्रॉफिट पर एप्लीकेबल नहीं होगा। चेक करो देखो, इट इज लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट ऑन इनकम एंड प्रॉफिट। उसके बाद अच्छा एक बात मैं सोच के बताना, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका रिग्रेसिव नेचर का है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा ना तो आपका जो इनकम टैक्स है वो क्या है, प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि जैसे जैसे इनकम कमाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, टैक्स भी बढ़ेगा। बट ये क्या है, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब फिक्स नेचर। इट मींस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भैया हल्दीराम में अगर आपने मान लो फॉर एग्जांपल 1 अनार कचौरी ली है या 100 ली है, रेट आपका सेम लगेगा। मैकडी में गया, मैंने कहा 1 बर्गर देना, जीएसटी कितना है 5%, 100 बर्गर देना, जीएसटी कितना है 5%। क्यों? क्योंकि रेट आपका क्या है, रिग्रेसिव है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की नेचर हमारी रिग्रेसिव है और इनकम टैक्स की नेचर हमारी प्रोग्रेसिव है। तो ये बातें बहुत ध्यान रखना सर, बेसिक बातें हैं, आपके एग्जाम में दिक्कत क्रिएट हो सकती है अगर आपको बेस क्लियर नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारा रिग्रेसिव है, बिल्कुल सेम रहेगा। डायरेक्ट हमारा प्रोग्रेसिव है, जैसे जैसे इनकम कमाओगे वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, टैक्स भी आपका बढ़ेगा। उसके बाद देखो जी, अगर मैं आपके इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में 2 आएंगे, एक तो जीएसटी एंड एक कस्टम। कस्टम आप सबके एग्जाम में है नहीं, जिनके एग्जाम सीए फाइनल के हैं। देखो सीए फाइनल के एग्जाम में कस्टम लॉ एप्लीकेबल होता है, सीए इंटर के एग्जाम में कस्टम लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके एग्जाम के लिए जीएसटी एप्लीकेबल है। अच्छा एक बात मैं सोच के बताना, वैसे सीए की फैमिली का ना बैठा बैठा हर बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जीएसटी का मतलब क्या है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो बहुत सारे बच्चे जो अभी सीए फाउंडेशन क्लियर करके आएंगे ना, वो बच्चा क्या पता क्या बोलेगा, वो बोलेगा सर जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जैसे उसने बोला ना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट मींस पहली बात तो 100% बच्चा वही गलती करके उसको जीएसटी पढ़ना आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब उसने बोला गुड्स एंड सर्विस और जहां उसने बोला सर्विस, तो सर्विस का मतलब क्या है, एक सर्विस। तो क्या जीएसटी में एक सर्विस टैक्सेबल है या हजारों सर्विस टैक्सेबल है, हजारों। तो पहली बात जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नॉट गुड्स ऑन सर्विस टैक्स। तो सिंपल सी बात है, देखो जब भी मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर बात छोटी सी है, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर हमारा टाइम वेस्ट मत करो, जीएसटी हमें समझाओ। बट बहुत सारे बच्चे उनका दिल ये बात जानता होगा, वो बोलते पता क्या होंगे, जीएसटी का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बोला, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोला है। गुड्स और सर्विस टैक्स कोई भी टैक्स नहीं होता। अच्छा अब बच्चा कह रहा है सर वो नरेंद्र मोदी साहब तो ये बात कह रहे हैं कि जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सिंपल टैक्स। तो गुड्स एंड सिंपल टैक्स उन्होंने क्या कहा है कि भैया समझने में आसान है, वो तो हमारी क्लास में भी होगा, जब हमारा जीएसटी खत्म होगा आप कहोगे सर सबसे आसान टैक्स हमारा जीएसटी है। बट उसकी बात नहीं कर रहा, एक्चुअल में फुल फॉर्म क्या निकल कर आ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स निकल कर आ रही है। कस्टम हमारे सिलेबस का मैटर नहीं है, तो कस्टम को बाद में कंसीडर करेंगे। इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं यहां पर जीएसटी की बात करता हूं ना सर, तो जीएसटी की डेफिनेशन जो आपकी दी है वो दैट इज आर्टिकल नंबर 366(12)(a). अच्छा आपने एक बात सोच के बताना सर, आपने कंपनीज एक्ट थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपने इनकम टैक्स एक्ट के बारे में सुना होगा, और अगर आपने फाउंडेशन में थोड़ा बहुत कंपनी लॉ पढ़ा है ना, तो वहां पर आपके टीचर ने क्या बताया होगा कि जितनी भी डेफिनेशन होती है ना वो सारी की सारी सेक्शन 2 में होती है। बोलो हाँ, मेरी मिस कहना क्या चाह रहा हूं कि सेक्शन 2 में आपने क्या देखे, डेफिनेशन देखी है। और अगर मैं वहीं आपके इंडिया के संविधान की बात करता हूं ना, तो इंडिया के संविधान में जो आर्टिकल 366 है ना वो डेफिनेशन का ही है। अब आर्टिकल 366 के 12A में गवर्नमेंट ने क्या किया, जीएसटी को डिफाइन किया। अब जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, जीएसटी किस पर लगेगा किस पर नहीं लगेगा, वो सारी बातें हमें इस डेफिनेशन के बाद पता लग जाएंगी। अब एक बार चेक करते हैं सर, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, प्लीज गलती से भी मिस मत कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ रीड करके छोड़ देंगे, हमें रीड भी करना है और समझना भी है। एक बार आओ चेक करते हैं। वो ये बात कहना चाह रहा है सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस, बस पहली बात यहां पर रुक जाओ, मींस। अच्छा आपने एक बात, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो मेरा यहां पर सीए आईपीसी या इंटर का बच्चा बैठा है, सोच के बताओ सर, अगर मैं कह रहा हूं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस, अब मींस का मतलब क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे सर मींस का मतलब आपको नहीं पता, मींस का मतलब होता है मतलब। अच्छा अगर मैं कहता कि यहां पर लिखा होता जीएसटी इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स का मतलब और मींस का मतलब, सर पहली बात तो मींस का मतलब नहीं होता। मींस का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मींस क्या है कि भैया जो यहां पर लिखा है ना जीएसटी का मतलब सिर्फ वही है, इसके अलावा जीएसटी में कुछ नहीं आएगा। तो सिंपल सी ये बात कहना चाह रहा हूं कि आज के बाद कहीं भी डेफिनेशन के बाद अगर मींस वर्ड लिखा हो ना, तो मींस का मतलब नहीं होता, मींस का मतलब होता है एग्जॉस्टिव।
इट मीन जो बाहर लिखा है, जो वहां लिखा है, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा, अगर यहां इंक्लूड्स लिखा होता ना, तो इंक्लूड्स का मतलब क्या है कि जीएसटी में ये तो आएगा और भी आ जाएगा। तो इन्होंने क्या लिखा है, जीएसटी इंक्लूड्स है या मीन्स है? सर मीन्स है। और मीन्स का मतलब क्या है, एग्जॉस्टिव। ये बात ध्यान देना। एक बात चेक करो वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये बात कहना चाह रहे हैं जीएसटी मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई। लो जी फटाफट से बताना। अब सोच के बताना, जिन बच्चों ने नाम सुना होगा सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स किस पर था? सर्विस पर था। एक्साइज किस पर था? मैन्युफैक्चरिंग पर था। कस्टम ड्यूटी किस पर है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर है। इनकम टैक्स किस पर है? इनकम टैक्स इनकम पर है ना। तो जीएसटी किस पर है? सप्लाई पर है। अब सर ये सप्लाई का मतलब क्या है? भैया सप्लाई ही तो सबसे मेन चैप्टर है आपके जीएसटी में। जितने भी चैप्टर होंगे ना, अगर मैंने कहा 40 लेक्चर आपके जीएसटी में लगेंगे, तो 40 में से 10 लेक्चर जो मेरे होंगे ना, वो सप्लाई के ऊपर होंगे। और बिलीव मी, इतनी गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन आपका सप्लाई खत्म हो गया ना, आपको दिखा दूंगा पूरा जीएसटी हमारा खत्म होगा। 90% जीएसटी हमारा सप्लाई के अंदर है। बाकी सारे कंप्लायंस है। मेन प्रोविजन, मेन समझने वाली बात किसमें है? सप्लाई में। तो सर आपको देखने से लग रहा होगा अच्छा बस जीएसटी सप्लाई पर है। सर एक्चुअल में जीएसटी सप्लाई पर तो है, बट सप्लाई का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ा मैटर है। आपको मैं थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दूं, जीएसटी आने से पहले हमारे कितने टैक्स थे? 17 टैक्स थे। 17 टैक्स खत्म करके जीएसटी आया। उन 17 टैक्स में, 17 टैक्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसको दूर करने के लिए जीएसटी आया? वो 17 टैक्स गवर्नमेंट ने क्यों खत्म किए और सप्लाई गवर्नमेंट क्यों लेकर आई? वो सारी बातें हमारी सप्लाई के चैप्टर में आएंगी। तो सबसे पहली बात, जीएसटी पहली बात तो ना तो मैन्युफैक्चरिंग पर है, ना वो सर्विस पर है, ना वो इनकम पर है। किस पर है? सप्लाई पर है। अच्छा, सप्लाई किसकी होनी चाहिए? गुड्स और सर्विस की। इट मींस अगर मैंने गुड्स की सप्लाई की है तो उसकी सप्लाई पर जीएसटी है। अगर मैंने सर्विस की सप्लाई की है तो उसकी सप्लाई पर भी जीएसटी है। अच्छा, अगर मैंने दोनों को मिलाकर सप्लाई की होगी ना, तो दोनों को मिलाने के बाद जो मैं सप्लाई करूंगा तो भी जीएसटी लगेगा। अब इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं सर, एक बात मैंने सोच के बताना। अब जो मेरा सीए इंटर वाले बच्चों का बैच स्टार्ट होगा 25 जनवरी को, जो मेरा लक्ष्मी नगर के अंदर होगा, एक बात मैंने सोच के बताओ, उस बैच के अंदर मैं पढ़ाऊंगा और बच्चों के साथ में बुक्स दूंगा। अब अगर मैंने पढ़ाया और साथ में बुक्स दी, तो मेरा काम सिर्फ गुड्स में कवर होगा, सर्विस में कवर होगा, या बोथ में कवर होगा? सर आप काम बोथ में कवर होगा, क्योंकि मैंने सर्विस भी दी है, मैंने गुड्स भी दी है। मेरा काम किस में कवर हो गया? बोथ में कवर हो गया। तो मेरे काम पर भी जीएसटी लगेगा। अगर ये बोथ वर्ड यहां पर ना लिखा होता ना, तो मैं क्या बोलता, मेरा काम यहां पर कहां कवर है? क्योंकि गवर्नमेंट ने गुड्स कवर किया, सर्विस कवर किया, मेरा काम तो बोथ है, बोथ यहां पर कवर ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, भाई चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विस हो, चाहे दोनों को मिलाकर तो कोई काम करेगा ना, तो भी तेरे काम पर जीएसटी लगेगा। तो सिंपल सी बात है भैया, गुड्स की सप्लाई पर जीएसटी है, सर्विस की सप्लाई पर जीएसटी है। अगर दोनों की मिक्स सप्लाई करूंगा तो भी वहां पर क्या लगेगा? जीएसटी। बट गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भैया, अल्कोहलिक लीकर अगर ह्यूमन कंजम्पशन है ना, उसकी सप्लाई पर जीएसटी नहीं है। इट मींस भैया शराब पर कोई भी जीएसटी नहीं है। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर अगर शराब पर जीएसटी नहीं है, फिर जितनी मर्जी शराब पियो, मतलब जितना मर्जी हम दारू पिए, उसके ऊपर कोई जीएसटी, कोई भी टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट कहते हैं भैया जीएसटी नहीं है, हमने ये नहीं कहा कोई भी टैक्स नहीं है। मतलब जितने भी टैक्स आपके पुराने लगते थे ना अल्कोहलिक लीकर पर, वो सारे टैक्स एप्लीकेबल होंगे, जीएसटी यहां पर नहीं लगेगा। अब शराब पर गवर्नमेंट ने जीएसटी क्यों नहीं लगाया, क्या प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कत आती, वो सारी की सारी बातें जब हमारा बैच स्टार्ट होगा, जब मैं जीएसटी स्टार्ट करूंगा ना, एक एक बात को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ने शराब को बाहर क्यों निकाला। सिर्फ अभी भी आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं कि भैया जीएसटी की डेफिनेशन क्या बोलती है। तो डेफिनेशन ने क्या बोला, पहली बात तो एग्जॉस्टिव है, दूसरी बात जीएसटी सप्लाई पर लगता है, तीसरी बात गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर लगता है, और चौथी बात अल्कोहलिक लीकर की सप्लाई पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। बस ये 4 बातें आपकी डेफिनेशन से निकल कर आ रही हैं, और आपको दिखा दूंगा ये 4 लाइनें ही हमारे 40 लेक्चर बन जाएंगे जब मेरा जीएसटी स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल इतना ध्यान रखना भैया, जीएसटी किस पर लगेगा? सप्लाई पर लगेगा, गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर लगेगा, अल्कोहलिक लीकर पर नहीं लगेगा, और एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? यस सर। उसके बाद अब यहां पर देखो जी, अगला पॉइंट फिर यहां पर क्या निकल कर आ रहा है। अगला पॉइंट जो मेरा यहां पर अब निकल कर आ रहा है ना, यहां पर निकल कर आ रहा है कि भैया डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, मतलब इनकम टैक्स का मतलब क्या है। अच्छा, अभी हमने समझा इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है। अब अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूंगा ना, तो डायरेक्ट का मतलब मैंने क्या बोला कि ऐसा कोई टैक्स जिस पर्सन पर लेवी होगा, अगर बर्डन भी सेम पर्सन पर आएगा, फिर वो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट टैक्स। एक बार चेक करो, इज ए टैक्स विच इज लेविड एंड बर्डन ऑफ सेम, मतलब सेम पर्सन, अगर सेम पर्सन पर होगा फिर वो क्या बन जाएगा? डायरेक्ट टैक्स बन जाएगा। और कैसी नेचर है? प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। सर प्रोग्रेसिव, जैसे जैसे इनकम कमाओगे वैसे वैसे क्या होगा? टैक्स भी बढ़ेगा। तो ये सारी बातें किस में आएंगी? डायरेक्ट टैक्स में कवर होंगी, ये बात ध्यान देना।
उसके बाद ये डायरेक्ट टैक्स के आपके दो टैक्स होते हैं, एक तो आपका यहां पर आएगा इनकम टैक्स और एक आपका आएगा वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स डिलीट हो चुका है, एक्ट ही खत्म हो चुका है, तो हमारे सिलेबस का मैटर नहीं है। हमारे सिलेबस में 60 नंबर का जो आएगा ना वो इनकम टैक्स आएगा। तो जब मेरा 25 जनवरी को बैच स्टार्ट होगा तो इनकम टैक्स और जीएसटी में दोनों कंप्लीट करने हैं। पहले हम बैच स्टार्ट करेंगे जीएसटी से, क्योंकि 40 नंबर हमें पहले कंप्लीट करने हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे इनकम टैक्स। ठीक है री। तो अभी तक यहां पर पार्ट 1 में जो मेरे पॉइंट थोड़े बहुत पेंडिंग थे वो मैंने आपको बता दिए। अब इसी वीडियो के आगे मैं आपके 15 से 20 मिनट और लूंगा, और जो आपके एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, जो बच्चे मई 19 के अंदर पहला अटेम्प्ट देंगे, जो बच्चे मई 19 में पहला अटेम्प्ट देंगे बट उन्होंने कोचिंग पहले ले ली थी, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। और जिन्होंने अभी तक मई 19 की तैयारी स्टार्ट नहीं की या नवंबर 19 की तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो उनके एग्जाम में कौन सा फाइनेंस एक्ट आएगा मैंने पार्ट नंबर 1 में बता दिया था। तो आप फिर भी सुन लेना, जो आपके दोस्त होंगे, पेरेंट्स होंगे, रिलेटिव होंगे, अगर वो पूछते हैं कि भाई तेरे एग्जाम मई में है या नवंबर 19 में है, तो कौन कौन सी अमेंडमेंट तुझे एक्स्ट्रा पढ़नी है नवंबर 18 के एग्जाम के अलावा, वो मैं आपको बताने चाह रहा हूं। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पर अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, इधर चेक करो एक बार ध्यान से, देखो जी। अब अगर मैं सर आपके सीए इंटर के टैक्सेशन की बात करता हूं ना, तो सीए इंटर के टैक्सेशन में आपके टैक्स में कितने अमेंडमेंट्स आएंगे पहले वो समझते हैं। अब जो बच्चे मेरी फैमिली के मेंबर हैं सर, अभी तो मेरे ख्याल से 100 के अराउंड मेंबर हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है सर। मैंने पहले भी कहा था मैं एक ऐसा पर्सन हूं जो जीरो से स्टार्ट करके हम अपनी फैमिली को बहुत आगे लेके जाएंगे। आपको मैंने पहले भी कहा था, मैंने आप बच्चों के लिए स्पेशल चैनल बनाया है सर। अगर मैं चाहता वहां मिक्स कर देता, बट मेरा दिल ये बात नहीं मानता। मेरा दिल ये बात मानता है कि जीरो से लेकर चाहे 500 मेंबर हैं, 1000 मेंबर हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे, बट मैं हार्डवर्क डबल कर दूंगा, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मिक्सिंग नहीं करनी। तो प्लीज ये बात याद रखना, जिन बच्चों को नहीं पता, सीए वाले बच्चों को, आपको दोस्तों को नहीं पता, प्लीज सब बच्चों को बता दो भाई सीए वाला चैनल सर ने अलग बना दिया है, और सारी सीए की रिवीजन क्लास, अमेंडमेंट क्लास मैं सारी यहां पर अपलोड करूंगा। तो मैक्सिमम सीए के बच्चे आपको जोड़ने हैं, आपकी अब काम है सर। मेरा काम यहां पर अमेंडमेंट क्लास डालना है, मेरा काम यहां पर रिवीजन क्लास डालना है। मैं अपना बेस्ट दूंगा, आप अपना बेस्ट दोगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। इधर सुना ध्यान से। अब अगर आपके दोस्तों ने या आपके जानने वालों ने अगर नवंबर 18 में एग्जाम दिया था, अब दो चीजें होंगी देखो जी, या तो उनका नवंबर 18 में बाय चांस 1% क्लियर नहीं होता, उनको मई 19 में देना पड़ेगा, या वो नवंबर 19 में देते हैं। या जिन बच्चों का मई 19 और नवंबर 19 में पहला अटेम्प्ट है, तो उन्हें कौन कौन सी अमेंडमेंट्स एक्स्ट्रा पढ़नी है। सबसे पहली बात सर, जब आपने नवंबर 18 में एग्जाम दिए होंगे ना, तो आपने फाइनेंस एक्ट 17 पढ़ा होगा इनकम टैक्स में, जहां से भी आपने कोचिंग ली होगी, जिस टीचर से आपने कोचिंग ली होगी, उनसे फाइनेंस एक्ट 17 पढ़ाया होगा। अगर आपका नवंबर 18 में निकल गया फिर तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर 1% नवंबर 18 में नहीं निकलता, या मई 19 वाले बच्चों की कोचिंग पहले ही खत्म हो चुकी थी, दिसंबर से पहले ही खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने भी फाइनेंस एक्ट 17 ही क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि टीचर ने कंबाइंड मैथ्स लगाया होगा, उसने दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ाया होगा। तो जिनके एग्जाम मई 19 में है या जिनके एग्जाम नवंबर 19 में है, पहली बात कान खोल के सुन ले, उनके एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 18 आएगा। मतलब फाइनेंस एक्ट 17 आएगा नवंबर वालों के एग्जाम में जो हो चुके हैं। अब जिनके एग्जाम आने वाले हैं मई 19 या नवंबर 19, फाइनेंस एक्ट 18 पढ़ना है। इट मीन सर आपके एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट ही चेंज हो गया, पूरा एक्ट ही चेंज हो गया। इनकम टैक्स एक्ट नहीं कह रहा चेंज हो गया, फाइनेंस एक्ट चेंज हो गया। कितनी अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट से आई हैं, इनकम टैक्स में कितनी है, वो सारी बातें अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जिनके एग्जाम नवंबर 18 में थे, उन्होंने जीएसटी जो पढ़ा होगा ना, वो जीएसटी पढ़ा होगा एज पर सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट 2017। बट मे भी आपने सुना हो सर जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 18 भी आ चुका है, बट वो नवंबर 18 में एप्लीकेबल नहीं था, अब वो आपके मई 19 और नवंबर 19 में एप्लीकेबल होगा। तो जिनके एग्जाम मई 19 में है या नवंबर 19 में है, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2018 भी हमें पढ़ के चलना है। तो वो सारी बात ध्यान रखना। तो पहली बात तो फाइनेंस एक्ट 18 इनकम टैक्स पढ़ना है, और दूसरी बात अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी में हमें पढ़ के चलना है। अच्छा, बच्चा कह रहा है सर, मैंने कहा हाँ सर, एक बजट ना अभी ये 1 फेब को आने वाला है, तो क्या वो चेंजेस हमारे एग्जाम में आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आपका टारगेट मई 20 में एग्जाम देने का है, फिर तो पढ़ लेना।
अगर तुम्हारा टारगेट मई 19 में एग्जाम निकालने का है या नवंबर 19 में एग्जाम निकालने का है, तो आने वाला बजट हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे एग्जाम में बजट 18 एप्लीकेबल होगा, बजट 19 हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर बात घुस जाए। उसके बाद इनकम टैक्स में 50+ चेंज है जो हमें पढ़नी है। तो नवंबर 18 वाले बच्चे ध्यान दें, या जिन्होंने पुरानी कोचिंग ली है, 50 से ऊपर चेंज है इनकम टैक्स में जो आपको एडिशनल पढ़ने पड़ेंगे, और जीएसटी में 100 से ऊपर चेंज है। मेजर चेंज कहां पर आ गया? जीएसटी में। 100 से ऊपर चेंज आपके जीएसटी में है, 50 से ऊपर चेंज आपके इनकम टैक्स में है। टोटल 150 से ऊपर चेंज आपको टैक्स में पढ़नी है नवंबर 18 और मई 19 के बीच में। और ये चेंज सिर्फ सर मैं एक्ट से कह रहा हूं, जो नोटिफिकेशन वाले हैं वो अलग है, क्योंकि नवंबर 18 वालों के एग्जाम में 30 अप्रैल तक की नोटिफिकेशन आती है, और मई 19 के लिए 31 अक्टूबर, और जिनके नवंबर 19 में है 30 अप्रैल। तो भैया बहुत सारी अमेंडमेंट्स नोटिफिकेशन की भी हैं, एक्ट की भी हैं। तो अप्रोक्सीमेट ये लगा लो कि 200 अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, जिनके एग्जाम नवंबर 18 और मई 19 के बीच में है। नवंबर 18 अगर एग्जाम निकल गए बढ़िया है, या आपने कोचिंग पुरानी ली थी, मई 19 में है, नवंबर 19 में है, कम से कम 200 अमेंडमेंट्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। सर वो अमेंडमेंट्स हम कैसे कवर करेंगे? देखो, जो बच्चा 25 जनवरी से मेरा लक्ष्मी नगर के अंदर बैच स्टार्ट हो रहा है फेस टू फेस, स्टार्ट कहां पर? और मैंने को पहले भी कहा था, फोनिक सीए जो लक्ष्मी नगर में रेड लाइट है, रेड लाइट क्रॉस करके जहां पर स्वप्निल पटनी सर की क्लास चलती है, अंकिता पटनी मैम की क्लास चलती है, वहीं पर मैं फेस टू फेस बैच ले रहा हूं। एक बैच होगा, टाइम मैंने आपको बताया था कि 3:30 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होगी और 6 बजे तक चलेगी, 6 साढ़े 6 बजे तक चलेगी। ठीक है जी। उसके अंदर तो हम सारी अमेंडमेंट्स कवर करेंगे, फाइनेंस एक्ट 18 की, जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स हम कवर करेंगे। जो आपको बुक मिलेंगी वो लेटेस्ट बुक होंगी, एक्सक्लूसिव फॉर सीए। सीएस की उसमें कोई मर्जिंग नहीं होगी, सीए की बुक्स बिल्कुल अलग है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारी बुक्स आपको अलग मिलेंगी 25 जनवरी से। अब बच्चा कह रहा है सर अगर हम आपका बैच नहीं ले पा रहे, ठीक है, या तो हमने बैच पहले कहीं ले लिया था, तो उस केस में क्या करें? तो उस केस में जितनी भी आपकी अमेंडमेंट क्लास होंगी ना, वो जनवरी के एंड में या फेब के स्टार्टिंग में मैं सारी अमेंडमेंट क्लास इस चैनल पर अपलोड करूंगा, अब वहां से आप देख सकते हो। तो जो बच्चे बैच लेंगे 25 जनवरी से, या जिनको लेना है, नवंबर 19 में एग्जाम है या मई 19 में एग्जाम है, तो प्लीज आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी अमेंडमेंट्स हम क्लास में कवर कर लेंगे। और अगर आपने बैच ले लिया है या आप बैच नहीं ले सकते क्योंकि आप दिल्ली से बाहर के बच्चे हो, तो उस केस में क्या करेंगे? सारी अमेंडमेंट क्लास हम यूट्यूब पर भी कवर करेंगे। ठीक है जी। तो प्लीज ये बात ध्यान रखना, जिन बच्चों को नहीं पता कि अमेंडमेंट्स कितनी हैं नवंबर 18 से मई 19 और नवंबर 19 के बीच में, तो मैंने आपको बता दिया। तो पार्ट 1 के कुछ टॉपिक वो कंप्लीट करवा दिए, और सारी अमेंडमेंट्स की बातें मैंने आपको यहां पर बता दी। होप सो आपको मेरी बात समझ में आती होगी। ठीक है जी। तो एक बार दोबारा बोलूंगा, भाई सीए वाले बच्चों को पकड़ पकड़ के लेके आना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चैनल पर, ताकि उनके लिए जो मैं हार्डवर्क कर रहा हूं, हम सब मिलकर हार्डवर्क करें, हम सब मिलकर आगे जाएंगे बहुत। ठीक है जी। सब्सक्राइबर धीरे धीरे आपने ही बढ़ाने हैं सर, मेरा काम सिर्फ ये है जो मैं आपके सामने यहाँ पर बैठकर बोल रहा हूँ। आपका काम ये है दोस्तों को बताना कि भाई सीए वाला अलग चैनल सर ने बनाया है, इस पे आकर जुड़ जा, तेरे टैक्स की टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। बाकी मुलाकात करूंगा अगली क्लास में। अब मैं जो अगली क्लासेस अपलोड करूंगा ना, ये 2 पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिए, अगली क्लास में अपलोड करूंगा अब यहां पर जो हमारी अमेंडमेंट क्लास होंगी मई 19 और नवंबर 19 के लिए, वो अमेंडमेंट क्लास मैं इस चैनल पर सीए वाले बच्चों के लिए अपलोड करूंगा। होप सो उसके नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं, ताकि आप नोट्स के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी देख सकते हो। ठीक है जी। पक्का पक्का मैक्सिमम शेयर करोगे, दोस्तों को बताओगे, सर आप चिंता मत करो, आप हार्डवर्क करो, हम आपके साथ हैं, आपके सीए के फैमिली के मेंबर भी हम जल्दी जल्दी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है जी। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। मुलाकात करूंगा अगली क्लास में। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर जी।